इस एक्ट की तरफ हम अभी आएंगे तो मुकम्मल डिस्कशन करेंगे। मैं कुरैशी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब एक तो हो गया आप डैमेजेस क्लेम करते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे ये नुकसान हुआ, मेरे जहन को इतना नुकसान हुआ या मेरी फैमिली ने इतना सफ़र किया, तो आप उस हिसाब से उससे डैमेजेस क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि जब आप साबित हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने या एक शख्स ने आपके ख़िलाफ़ झूठा इल्ज़ाम लगाया या आपको डिफेम करने की कोशिश की, तो उसकी अपॉलजी या उसके लिए कैसे तयन किया जाएगा कि वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, क्या पब्लिकली एक्सेप्ट करेगा कि जी हाँ मैंने ये गलत किया था और मैं उसकी माजरत करता हूँ और ये सच्चाई ये है या जो ये बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कोर्ट जो है वो इब्तदाई डिग्री के बाद भी टाइम जो है वो देगी उन्हें कि वो जो है पब्लिकली जो है वो अपोलोजाइज करे। अगर उनकी कोई सेटलमेंट होती है तो फिर मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है या कोई जर्नलिज्म का ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मौजूद है, अल्टरनेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाला जो है यहाँ पे वो बनाए गए हैं। एक साल सी अदालतें उन्हें कह लें आप, जिसमें एडिशनल सेशन जजेस साहिबान को बिठाया गया है और वहाँ पे मामला जो है वो मीडिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र होते हैं। और ये भी मामला अगर दोनों फरीकैन रजामंद होते हैं कि वहाँ भेज दें तो ये वो मामला जो है ये तो हो गया ना आर्बिट्रेशन में। साहब इसमें सिंपल बात मैं बताऊं, इसमें यह है कि जिस मीडियम के ज़रिए से डिफेमेशन की गई है उसी मीडियम पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक हो गया, मतलब आप उसी मीडियम के थ्रू ही आप माफ़ी मांगेंगे और वैसे ही माफ़ी मांगेंगे जैसे आपने इल्ज़ाम लगाया था। जी बिल्कुल, बताएंगे कि जी मैंने ये इल्ज़ाम लगाया था और वो गलत था। जी बिल्कुल, तो मैं माज़रत हुआ हूँ और ये सच्चाई ये है। जी बिल्कुल ऐसे तरह। लेकिन वो एक्सेप्टेंस जो है वो ज़रूरी है। वो जिसने कंप्लेंट फाइल की है कि वो आपकी माफ़ी जो है वो एक्सेप्ट कर इसके अलावा उसको सज़ा या डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। जी बिल्कुल। देखिए दो रेमेडीज़ है, क्रिमिनल रेमेडी भी है, सिविल रेमेडी भी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस रेमेडी में जाते हो। आप दोनों रेमेडीज़ में भी जा सकते हो। जी दोनों रेमेडीज़ में एट द सेम टाइम बिल्कुल जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ बात करने की, जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले ये मी टू कैंपेन्स दुनिया में चली, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई भी तबका था, उसने फिर एक कैंपेन चल गई कि जिसमें लोगों ने बताया कि हमारे साथ ये ज़्यादती की गई या ये इस तरह से हरासमेंट की गई या इस तरह से हरासमेंट की गई। तो उसमें देखा यह गया कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ कि जिन लोगों ने किसी पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया उस मी टू कैंपेन में शामिल होकर, तो चूँकि लोग उस वक्त तो नहीं बोले जब उनके साथ हरासमेंट हुई, कुछ अरसे बाद उस कैंपेन के ज़रिए वो इसका हिस्सा बने और उन्होंने हिम्मत पकड़ी और बताया कि हमारे साथ भी ये हुआ। तो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उन्होंने आगे से डेफमेशन के केसेस किए। ऐसा ही हुआ कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए उन्होंने आगे से डेफमेशन के सूट फाइल कर दिए। तो एक तो ये बताइएगा कि ऐसे केसेस का क्या बना, और ऐसे केसेस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, हरासमेंट को साबित पहले करना पड़ेगा या आप सीधा उस डेफमेशन के केस से ही कोर्ट शुरू करेगी? देखें, इसके अंदर जो है ना, रिसेंट जो मीशा शफ़ी वाला मैटर भी है, अगर आप उसके अंदर भी देखें तो ऐसे ही हुआ था। देखिए, मी टू कैंपेन एक इक्विटी का प्रिंसिपल है कि इक्विटी विल असिस्ट द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। यानी कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है, आप जितना उसको डिले करते जाएंगे, जिस तरह के कंसेप्ट है डिले डिफीट्स इक्विटी। अब आप कोर्ट के पास जा रहे हैं किसी भी फॉरम पे काफी अरसे बाद, कोर्ट के पास तो वो नहीं गया जिसने हरासमेंट का जी वो तो गया तो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा, उससे वो डिफेम हुआ, उसने आगे से जी मैं उसी की तरफ। तो कोर्ट जो है वो आपको कहती है कि वो ऐसा क्लेम या ऐसा सूट जो है ना वो अलाउ नहीं करती। हमारा लिमिटेशन एक्ट है, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, उसका मकसद ही क्या है? अक्सर लोग ना इसे समझते हैं टेक्निकल चीज़ें, नहीं टेक्निकल नहीं है, ये बहुत जो है ना नेचुरल चीज़ है कि जब आपके साथ हुआ और आप वाक़तन इस चीज़ को फील करते थे कि ये हैरेसमेंट है, आपने उस वक़्त भी जो है ना आपने लॉ को जो है ना वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया, अपनी लीगल राइट को क्यों नहीं यूज़ किया? अब अगर कोई 5 साल बाद आके कहते हैं हैरेसमेंट हुई थी, तो देखें ये उसको अगर एज ए दो सिचुएशन होंगी। सबसे पहले तो जिस बंदे ने डेफेमेशन का केस फाइल किया है जी, उसने तो कोर्ट में साबित करना है इस हद तक कि इसने मेरे मुतल्लिक ये स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश की थी।
उसने वो स्टेटमेंट जो है ना ला के दिखा दी, कोर्ट उससे पूछेगी दूसरी साइड से रिटन स्टेटमेंट जब आएगी तो दो ही काम होंगे ना, या तो वो डिनाई करेगा कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, या वो एडमिट करेगा कि हाँ मैंने स्टेटमेंट दी थी। अगर तो उसने एडमिट कर लिया फिर तो कोई एविडेंस की बात ही नहीं रहेगी ना, फिर तो स्ट्रेट अवे वो मैटर जो है ना वो डिग्री हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो कहता है हाँ मैंने की थी एंड इट इज़ ट्रू फैक्ट, तो अगेन वो यहाँ पर जा रहा है डिफेंस में। जब वो डिफेंसिव हो रहा है कि जनाब ये जो बात की गई है इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जी, तो फिर यहाँ पर उसे इस चीज़ को साबित तो करना पड़ेगा डिफेंडेंट को, जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा ना, उसके शिफ्ट हो जाएगा उसके ऊपर कि वो पहले ये साबित करे कि जी ये हरासमेंट मेरे साथ हुई थी। जी बिल्कुल, अगर वो साबित हो गई तो फिर वो डेफेमेशन रहती नहीं है। डिफेम तो कुरैशी साहब आप इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वेस्ट में ये है कि वहाँ पे ये तवक्को की जाती है कि कोई झूठ नहीं बोलता, और वहाँ पे साबित करना कि मैं इनोसेंट हूँ जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उस पे होता है। जबकि हमारा लॉ ऑफ द लैंड ये है कि जो एलिगेशन लगाता है उसने साबित करना होता है कि ये जो है मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये मेरे पास इसकी एविडेंस है, और फिर उसने कोर्ट में वो एविडेंस देनी है और कोर्ट ने उस एविडेंस को थारोली देख के समझ के और अपना माइंड अप्लाई करके जुडिशल माइंड और उस पर वो डिसीजन देना होता है। ठीक, देखिए इस केस में चूंकि दोनों तरफ से एलिगेशंस आ गई, एक तरफ से आ गई कि डिफेम किया है, दूसरी तरफ से आ गई मुझे हरास किया गया है। अब इसमें दोनों के ऊपर बर्डन है, उसने प्रूव करना है कि इसने डिफेम किया है, उसने प्रूव करना है कि मैंने डिफेम नहीं किया, इसने मुझे वाकई हरास किया था और वे जो स्टेटमेंट थी, मेरा जो बयान था वो बिल्कुल सच्चा था। सही, तो चलें ये तो होगी। अब हम बात करते हैं जो आप बात कर रहे थे पंजाब की डेफेमेशन के जो कानून बनाया गया उसके ऊपर। इस कानून के ऊपर बहुत सारे सहाफ़ती हलकों में भी और वकला में भी बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक कैफियत है कि ये कानून जो है पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है या उससे मुतनाज़ा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें इसमें ना सबसे पहले बुनियादी तौर पे सहाफ़ती हलकों की अगर हम बात करें तो वो इसलिए इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इस कानून की वजह कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है उसको बहुत नैरो कर दिया गया है। नहीं, इसके अंदर एक तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा और कोई किसी किस्म की डिफेंस जो है ना वो अवेलेबल नहीं है अगर कोई रिपोर्टिंग कर दे, और उसकी 50,000 जो है ना वो जुर्माना रखा गया बाकायदा, 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना तक रखा गया है कि आप इसकी कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। सो लेट्स सपोज अगर एक केस फाइल हुआ है, एक तो ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला मामला है, दूसरा ये कि इंसाफ के तकाजे भी ये एक्ट पूरा नहीं कर रहा। नहीं, मैं अभी ये नहीं कह रहा, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म सहाफ़ती हलकों से आ रहा है वो क्यों आ रहा है जी। आप देखें कि अक्सर जब भी हाई कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन फाइल हो तो हमारे न्यूज़ चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है जी कि ये पिटीशन फाइल कर दी गई है जी। तो अब लेट्स सपोज डेफेमेशन का केस किसी ने फाइल किया तो और किसी ने इसको रिपोर्ट कर दिया जी कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ अदालत में ट्रिब्यूनल में डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया, तो उसको पाकिस्तान डेफेमेशन एक्ट 2024 के तहत जो है ना वो मना कर दिया जा चुका है। आपने किसी केस की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी तब तक जब तक वो केस फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता। मिसाल के तौर पे अगर हम आज भी देखें तो हमारे बहुत से सियासी जो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, तो बताया जाता है जी कि आज की पेशी में ये पेशरफ थी या ये कार्रवाई हुई। अब आप इस बिलखसूस इस डेफेमेशन एक्ट 2024 के अंदर उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सहाफ़ती हलकों के अंदर जो है ना इसको क्रिटिसिज्म का जो है ना वो निशाना बनाया गया। और ये भी तो कहा जा रहा है कि इस एक्ट की वजह से जो सहाफ़ती हलके हैं वो ये भी एक बात करते हैं कि हमारे फ्रीडम ऑफ जो ओपिनियन का राइट है, यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तनकीद ही नहीं कर सकते मतलब इदारों पर और हुकूमत पर, और जो हुकूमती एहलकार हैं या ओहदेदार हैं उनके ऊपर तनकीद करने का राइट भी छीन लिया गया। इस वो सेक्शन 12 जो इसके अंदर ऐड किया गया जो इससे पहले डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 में नहीं था, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, जो भी ऑफिसर है ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो अगर केस फाइल करेगा तो उसका केस जो है ना आम मिसाल के तौर पे आप मैं कोई भी जाता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होल्ड नहीं कर रहे तो हमारा केस जाएगा ट्राइब्यूनल में। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होल्ड कर रहा है,
मिसाल के तौर पे एडवोकेट जनरल पंजाब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होल्ड कर रहा है, इसी तरीके से हमारे CMs हैं या मिनिस्टर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होल्ड कर रहे हैं। मैं समझ गया। अगर इन्होंने कोई केस फाइल करना है बिफोर द कोर्ट, तो फिर इनकी डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा, पिटीशन ट्रायल फाइल होगा। ठीक। दूसरा, ये बजाते खुद ना भी फाइल करें, ये किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी बना के फाइल कर सकते हैं, और बिल फर्ज कल को वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेफ्ट कर देता है या किसी वजह से वो नहीं रहता उस पोजीशन पे, तब भी ये केस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, जो कि पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 के अंदर ना एक नई चीज़ शामिल की गई है। कैसा साहब आप जी, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, अगर हम आईने पाकिस्तान को देखें, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसका आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि किसी पे भी कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, प्रेस के हवाले से है, और लेकिन उसमें सर्टन जो है वो लिमिटेशंस ज़रूर दी गई हैं। लेकिन अगर इस एक्ट को जो 2024 का है डेफेमेशन एक्ट, उसे देखें तो इसमें काफ़ी ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे क्लॉजेज हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, और कानून की नज़र में, अगर आइन की नज़र में, तो वो मुतसादम है। जाहिर है कोई भी कानून आइन से मुतनाज़ा तो बनाया नहीं जा सकता। अगर वो बनेगा तो वो जो है उसे स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। कोर्ट हम बात का यहीं से शुरू करेंगे।